अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। मैं उम्मीद करती हूँ आप लोग दुनिया के किसी भी खित्ते में इस चैनल को देख रहे हों, इंशाल्लाह खैरियत से होंगे। आप में से बहुत से दोस्त ये जानते हैं कि मैं अक्सर अपनी लाइब्रेरी की किताबों से आप लोगों से उसके बारे में बात करती रहती हूँ, तारुफ़ करवाती रहती हूँ। बाज़ औक़ात तो कोई नई किताब होती है तो उसका तारुफ़ भी आप लोगों से करवाती हूँ। लेकिन दोस्तों, आज मुझे बहुत खुशी हो रही है कि आज इस लाइब्रेरी में मेरी अपनी ये किताब भी आ गई है। ये मेरा ज़माना मेरी कहानी, और मैं आपको बता नहीं सकती कि अपनी किताब का जब तारुफ़ करवाने बैठी हूँ तो इस वक्त मेरे क्या एहसासात हैं, इसको लफ्ज़ों में बयान करना बिल्कुल मुमकिन नहीं है। किताब का तारुफ़ बस यूं समझ लीजिए, मेरी ही गज़ल का एक शेर है। एक अधूरा सा बाब हो जैसे, एक अधूरा सा बाब हो जैसे, जिंदगानी किताब हो जैसे, एक अधूरा सा जिंदगानी किताब हो जैसे। तो इससे पहले कि ज़िंदगानी की इस किताब में से कुछ इक़्तिबासात आपको सुनाऊं, मैं झेलम बुक कॉर्नर का बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगी, जिन्होंने बहुत मेहनत और लगन से ये किताब शाया की है। हर लिहाज से बहुत खूबसूरत किताब है। साइज़, प्रिंटिंग, फ्लैप, इब्तिदा और आखिर में तस्वीरों का मोंटेज सब बहुत ही शानदार हैं। अमर शाहिद, आपकी और पूरी टीम का बहुत शुक्रिया। अब इस किताब के बाद मैं ये कह सकती हूँ कि मेरा ये तजुर्बा बहुत अच्छा रहा है। तो दोस्तों, किसी भी खुद नविश्त की खूबी यही होती है कि क्योंकि इसमें ज़माने सिमटे हुए होते हैं, इसलिए क़ारीन को अपनी दिलचस्पी का कोई ना कोई मवाद ज़रूर मिल जाता है। और जिसका मैंने इसमें ज़िक्र किया है कि खुसूसन जो 70 और 80 का ज़माना था, वो तारीख़ का जो मुल्की तारीख़ है उसका बहुत ही हीजान खेज़ दौर था। 70 में पहली मरतबा आम इंतखाबात हुए थे, जो क़याम पाकिस्तान के बाद पहले पार्लिमान के लिए आम इंतखाबात थे हक़ राय दही की बुनियाद पर। उसके बाद फिर मुल्क दो टुकड़े हो गया और फिर 77 में मार्शल लग गया और फिर मुल्क के एक मुंतखब वज़ीर आज़म को फांसी के फंदे तक पहुंचा दिया गया। उसके बाद मार्शल का एक तवील अरसा, और वही दौर जब मुल्क में ये जो आज आप लोग देख रहे हैं, जो दहशतगर्दी का आगाज़ था, दरअसल वो 80 के अशरे से ही हुआ था। तो दोस्तों, 463 सफ़ात की इस किताब में कोई 60 के लगभग इसके बाब हैं और इसके 3 हिस्से हैं। ये मैं यहाँ आपको स्क्रीन पर दिखा रही हूँ। और इसके इब्तिदा में मैंने ये लिखा है कि जब लिखने बैठी तो मुझे यूं लगा कि बस फसीले वक्त का दर खोलने की देर थी कि बीते मौसम सामने आ खड़े हुए। और फिर तो यकीन कीजिए कि यादों का इतना खजाना हाथ लगा कि उसे कूजे में बंद करना मुश्किल हो गया। लगता है सारे गुजरे हुए मंजर दिल के किसी नेहा खाने में दबके पड़े थे। वो अल्लामा इकबाल का एक बोलता हुआ शेर है ना, हाँ दिखा दे ए तसव्वुर, फिर वो सुबह शाम तू दौड़ पीछे की तरफ, ए गर्दिशे अय्याम तू। तसव्वुरात में झांका तो लम्हे जिंदा होते चले गए। ये किताब ऐसे ही जिंदा लम्हों का न सिर्फ अक्स है बल्कि एक तारीख है। मेरी कोशिश होगी कि उर्दू में इशात के बाद ये अंग्रेज़ी ज़बान में भी जल्द अज जल्द दस्तयाब हो सके। यादें वो तारीख होती हैं जो सीना बसीना चलती हैं, अपने मुल्क अपनी ज़मीन से रिश्ते कभी टूटने नहीं देती, कभी रुलाती हैं और कभी हंसाती हैं। गुजरे मौसमों का जिक्र लफ्ज़ों में पिरोते हुए और किताब के लिए समेटते हुए आंखें कभी नम हुई तो कभी चेहरे पर मुस्कुराहट फैल गई और कभी चीख चीख कर रोने को दिल चाहा। और पहले हिस्से में ही मैंने अपने वालिद का जिक्र किया है कि जैसा कि मैंने शुरू में कहा कि कुछ लाइनें लिखते हुए, कुछ बाब लिखते हुए तो आंसू थम नहीं रहे थे। था दिसंबर की उस रात भी शदीद धुंध की वजह से जिस ट्रेन को रात 9 बजे पहुंचना था वो रात के 2 बजे पहुंची। वो मोबाइल फ़ोन का ज़माना नहीं था। स्टेशन का अमला भी ये बताने से कासिर होता था
کہ ऐसे मौसमी हालात में ट्रेन कब पहुंचेगी। उफ, उफ, आज इतनी बरस गुजरने के बाद भी ये लिखते हुए मेरी आंखें नम हैं कि पापा इतनी सर्दी में प्लेटफॉर्म पर खड़े ठिठर रहे थे। सर्दी से बचने के लिए सर पर ग्रे से रंग की खराखोरी टोपी पहने जेबों में हाथ डाले खड़े थे। मेरे उतरते ही इतनी ठंड में घंटों इंतजार की जहमत को खातिर में ना लाते हुए मोहब्बत और फिक्र में डूबे हुए बाप ने मुझे गले लगाते हुए सबसे पहले ये पूछा कि बेटी तुम ठीक तो हो ना। काश मैंने उस वक्त उनके गले लगते हुए उन्हें ये बताया होता कि पापा आप जैसे बाप तो किस्मत वाली बेटियों को मिलते हैं और मैं आपकी किस कदर शुक्रगुजार हूँ। ऐसा क्यों होता है कि हम माँ बाप की मोहब्बत को अपना हक समझकर उन्हें ये बताने की ज़रूरत ही नहीं समझते कि हम भी आपसे कितनी मोहब्बत करते हैं। किताब के दूसरे हिस्से में टीवी से मुताल्लिक वाक़यात का मैंने जिक्र किया है, तो इसका एक बाब है। ज़ियाउल हक ने कहा महापारा से पूछें दुपट्टे का मजाक उड़ा रही हैं क्या। तो इसकी मैं 2-3 लाइनें पढ़ रही हूँ इस वक्त के। पीटीवी के अमले का खौफ का ये आलम था कि जहां दुपट्टा जरा सा ढलका तो कंट्रोल रूम से फौरन आवाज आती थी कि बीबी मरवाएंगी क्या, दुपट्टा ठीक करें। बार बार टोके जाने के बाद मैंने इसका हल ये निकाला कि ऐसे ओढ़ना शुरू किया जैसे अमूमन दौरान नमाज ओढ़ा जाता है। तो जनरल साहब को मेरा इस तरह से दुपट्टा ओढ़ना सख्त नागवार गुजरा। अगले ही दिन सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन जनरल मुजीब के जरिए ये पैगाम मिला कि महापारा सदर से पूछिए क्या वो दुपट्टे का मजाक उड़ाने की कोशिश कर रही हैं। उफ अल्लाह, मैंने दिल में सोचा कि मेरी ये मजाल। और ये एक बाब है कि खबरनामे के सेट पर इमरजेंसी नाफिज होते होते रह गई। तो ये तो आप खुद पढ़िएगा बाब कि ये कौन सी इमरजेंसी नाफिज होते होते रह गई। मैं सिर्फ ये 2-3 लाइनें यहाँ पर पढ़ रही हूँ कि उस ज़माने में बहुत लतीफ़े टेलीविज़न में, मेकअप रूम में और कॉरिडोर्स वगैरह में और आम महफिलों में चला करते थे। तो ऐसे ही एक मशहूर वाक़े के पहले रावी उस वक्त के बहुत मारूफ और मकबूल मेज़बान दिलदार परवेज़ भट्टी थे। उनके मुताबिक सेक्रेटरी इत्तलात जनरल मुजीबुर रहमान के घर पर किसी साहब ने टेलीफोन करके उनसे दरख्वास्त की कि प्लीज़ हमारा टेलीविज़न सेट दुरुस्त करवा दें। तो सेक्रेटरी साहब ने पूछा मगर आपने इसके लिए मुझे क्यों फ़ोन किया है। तो फ़ोन वाले ने कहा कि इसलिए किया है कि ये ख़राबी सिर्फ आप ही दुरुस्त करवा सकते हैं। तो सेक्रेटरी साहब ने बहुत झुंझला कर पूछा कि ऐसी कौन सी ख़राबी है। तो उन साहब ने कहा कि मेरे टीवी सेट में मौलवी साहब फंस गए हैं, खुदा के लिए उन्हें निकलवा दें। और दोस्तों एक ही बाब है कि टीवी की चिड़िया ऊंची उड़ती है। टीवी की न्यूज़कास्टर महापारा जैदी आजकल रेडियो के प्रोड्यूसर सफदर हमदानी के हमरा घूमती नजर आ रही हैं। हमें सफदर साहब से पूरी हमदर्दी है। उनके लिए हमारा मशवरा है कि टीवी की चिड़िया बहुत ऊंची उड़ती है, रेडियो प्रोड्यूसर के हाथ नहीं लगती, इसलिए वो अपना वक्त ज़ाया ना करें। मेरा क्या जुर्म था, मेरा नाम एग्जिट कंट्रोल लिस्ट पर क्यों, ये एक तवील बाब है जो आप पढ़ेंगे। मैं इसकी 2-3 लाइनें आपको पढ़ देती हूँ कि क्या ये भी सोचने की बात नहीं थी कि जो इल्ज़ाम मुझ पर लगाया गया वो यकतरफ़ा तौर पर इस शिद्दत का और इस नौयत का जुर्म कैसे बन गया कि जिस पर मेरा नाम एग्जिट कंट्रोल लिस्ट पर डाल दिया गया। किताब की हिस्सा सोम में लंदन और बीबीसी में गुजरी ज़िंदगी का अहवाल है। ये काफ़ी ज़्यादा बाब हैं, चंद एक मैं पढ़े देती हूँ यहाँ पर। मौजू सिर्फ देश से परदेश हुआ तो सभी मंजर बदल गए। अच्छा हमारी बेटी महापारा बोल रही हैं। लंदन में चेहरा और आवाज़ तो वही थी मगर शिनाख्त खो गई। रातें बहुत बेचैन कटी, तुमको मंजिल बना के आई थी। कितना मुख्तलिफ था वो बलूचिस्तान। सफ़र ईरान, ख़वातीन में हलचल हुई,
बैग में रखे स्कार्फ सरों पर आ गए। अदीब ने मुआशरे से लड़ना क्यों छोड़ दिया? बेइंसाफी की हद तो खुद उन्हीं की दहलीज से शुरू होती है। 2019 में नशियात की तारीख का एक बाब बीबीसी रेडियो का प्रोग्राम सैरबीन बंद हो गया, और इसका आखिरी बाब है कि हम वतन वापस क्यों नहीं आए। मैं अपने दोस्तों और मिलने वालों से शर्तें लगाती थी और बहुत फखरिया ये कहती थी कि मेरी तो पाकिस्तान में बहुत अच्छी मुलाजमत है, मुझे यहाँ रहने की क्या ज़रूरत है, मैं तो बस 3 बरस में वापस चली जाऊँगी। मगर जो लोग मुझसे पहले इस जजीरे में उतर चुके थे वो जानते थे कि इस जजीरे की जानिब आने वाले रस्तों में वापसी का मोड़ गुम हो जाता है। कुछ लोग मेरे इस जज्बातीपन पर मुस्कुरा देते थे और कई दिल जले ये भी कह देते थे, अच्छा अच्छा 3 बरस बाद पूछेंगे, और फिर बिल्कुल ऐसा ही हुआ। गुजरते हुए मौसमों के साथ लंदन की सरजमीन में कदम धंसते और अपने मुल्क से उखड़ते चले गए, जैसे लंदन की जमीन नहीं कोई दलदल थी। लंदन में मौसम कैसे दबे पांव गुजरते रहे, वापसी के गुलाब क्यों मुरझाते रहे, वक्त की रेत कैसे पांव तले से खिसकती चली गई, साहिलों पे खड़ी किश्तियां हमने खुद ही क्यों जला दी। ये एक तवील कहानी है। हकीकत ये है कि हम जिसे दयारे गैर समझते रहे वो ही अपना घर ठहरा, मगर एक नस्ली अकलियत के तौर पर। और बस आखिर में मैं ये कहूँगी कि इस किताब की तकमील मेरी गज़ल के बिल्कुल इस शेर के मुतरादिफ है। जागती आँख से जो देखा था, जागती आँख से जो देखा था, जागती आँख से जो देखा था, तुम वही मेरा ख्वाब हो जैसे, तुम वही मेरा ख्वाब हो जैसे, तुम वही मेरा ख्वाब हो जैसे। आपकी राय का इंतजार रहेगा। इजाजत दीजिए, खुदा हाफिज।